नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं मोड एंड मीडियन। ठीक है, मीन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो मीन क्या होता है उस पर हमने क्वेश्चंस कर रखे हैं। 3 तरीके हमने फाइंड आउट करने के देखे थे उसके डिफरेंट डाटा के लिए कि यदि डाटा आपका ईजी है तो आप जनरल फॉर्मूला लगा दो, यदि डाटा आपका टफ है तो आप एजम्पशंस फॉर्मूला लगा लो, और अदरवाइज यदि इंटरवल में दे रखा है तो फिर आप स्टेप डेविएशन मेथड आप लगा लो। तो मीन अब हम आज जो पढ़ेंगे मोड और मीडियन पढ़ेंगे। तो मीडियन कब जरूरत पड़ेगा, मीन में क्या ऐसा खराबी था, मीन में क्या ऐसा दिक्कत था जो हमको मीडियन लाना पड़ा। तो देखो, मैं ये बताऊं कि मीन जो है, मीन मैंने पिछले क्लास में बहुत समझाया कि मीन कैसे निकालते हैं, ये सब तो हमने देखा। तो मीन और मीडियन दोनों का काम है सेंट्रल टेंडेंसी निकालना, सेंट्रल टेंडेंसी निकालना। लेकिन दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे जो हम लेते हैं, जो मीन में लेते हैं हम लोग, जो मीन में हम लोग लेते हैं वो लेते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ऑल ऑब्जर्वेशन लेते हैं ना, जो कि क्या करता है, ये जो ऑब्जर्वेशन हमारा आता है उसी, जो मीन हमारा आता है वो उसी ऑब्जर्वेशन के बीच में लाई करता है, ये तो हमने देखा है। तो एक चीज़ ये भी तो बोल सकते, जैसे मैंने पिछले क्लास में क्या लिया था, एक क्वेश्चन लिया था ना 10, 20, 30 और 40 लिया था इस तरह से, और इसका जब हमने मीन निकाला था या एवरेज बोलो तो मीन निकाला था, उसमें कितना आया था, 25 आया था। तो हमने देखा कि जब इसका सम कर रहे हैं, टोटल सम कर रहे हैं तो 25 आ रहा है। और यदि हम सिर्फ और सिर्फ इसके लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, और लार्जेस्ट जो सबसे नंबर है, जो सबसे इसमें पूरे नंबर में जो सबसे स्मॉलेस्ट है और जो सबसे लार्जेस्ट है, इनका भी यदि दोनों का सम करके एवरेज लें तो भी वही वैल्यू आएगा, और वही हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन वो बताता है। तो देखो 40 और 10 50 होता है, और 50 का भी आधा कितना होता है, 25 होता है, 25 होता है ना। तो यहाँ से एक चीज़ हुआ कि द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटायर डाटा, तो डेट मीन्स ये क्या हुआ, इट इज कंपेरेबल टू टू डाटा, इट इज कंपेरेबल टू टू डाटा, ये दोनों का एवरेज नो, फिर उससे हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ आया, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आया, प्रॉब्लम आया जब आपका डाटा अनग्रुप, ये तो क्या था, ये बिल्कुल आपको फ्रीक्वेंसी, इसमें रिपीटिंग वैल्यू नहीं था। यदि मान लो आपको बार बार ऐसे वैल्यू मिल रहा है 20, 10, फिर आपको 5 मिल गया, फिर 20 मिल गया, फिर 10 मिल गया, फिर 20, तो इस तरह से हम देखे थे पिछले बार कि वैल्यू रिपीट कर जाता है, तो उसको फिर हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखते हैं। तो जब हम इसे फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो फिर यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मीन है वो इंडिविजुअली ऐड करके निकालते हैं, और जब हम इसको इंडिविजुअली ऐड करके निकालेंगे तो उसमें ये और ये जो 20, 10 है, ये सब तो रिपीट हो रहा है। तो इसको फिर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, मतलब ये बेटर सॉल्यूशन नहीं होगा, कर सकते हैं लेकिन ये बेटर नहीं होगा। गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो इस टाइप के होंगे फ्रीक्वेंसीज वाले, वो मोर और लेस मीडियन से ज़्यादा हमें कैलकुलेट होगा। तो जहाँ पे यदि आपको इंडिविजुअली डाटा लेना है, इंडिविजुअल देखना है, एक एक करके देखना है, फिर तो आप मीन का ग्राफ फॉलो करो। ठीक, और यदि आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखना है कि हाँ भाई 20 ठीक है 5 बार आया तो उसको लिख दिया हमने, 10 हमारा 3 बार आया तो लिख दिया उसे, तो तब हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं मीडियन, तब हम फिर यूज करते हैं मीडियन। समझ में आया? तो डैट मीन्स यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि in such type of case the mean is not a good representation of the data, the mean is not good representation of the data। इसके लिए appropriate क्या होगा हमारा, ये यहाँ पे हम मीडियन से निकालेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, ये हमारा बेटर होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल मैं लूँ आपके कि मान लेते हैं आपके 2 आपने क्लास में ले लिया, ठीक है, फिर है 2 और 5 से ज़्यादा 25, 20, 21, 28। तो इसमें क्या होगा कि यदि बार बार यदि आपका डाटा रिपीट कर रहा है ना, बार बार यदि आपका डाटा रिपीट कर रहा है, 23 बार आ रहा है, तो फिर आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो रिफ्लेक्ट अच्छे से नहीं होगा। समझ में? वो अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे मीन नहीं लगाएंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे फ्रीक्वेंसी वाले पे हम ज़्यादा क्या यूज करेंगे, मीडियन यूज करेंगे। और मीडियन हमने बताया है क्या होता है, मीडियन बिल्कुल एग्जैक्ट मिड वाला वैल्यू होता है। ठीक है, फिर मोड क्या है, मोड क्या है, तो मोड जैसा कि आप देख रहे हो, मोड में नाम क्या है, मोड,
मतलब आप देखा भी होंगे कि ये तो इसी टाइप के मोड में रहता है। मतलब जो इंसान एक बार मान लिया लेजी है तो वो बिल्कुल लेजी के मोड में होता है। तो मतलब कोई इंसान, मैं यदि आम रियल लाइफ से बताऊं इसको रिलेट करके, तो कोई इंसान जो चीज़ को बार बार पसंद करता है वो उसका मोड है। ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, मतलब वो उसी मोड में, उसका जो बार बार फ्रीक्वेंसी है उसी चीज़ को दोहराना चाहता है, डेट मीन्स उसका मोड जो है उसी मोड में है। कोई लोग बहुत पढ़ना चाहते हैं तो डेट मीन्स उनका मोड क्या है, वो पढ़ाई वाला मोड है। ठीक है, तो आप इसको मोड को इस तरह से ध्यान रखो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो चीज़ें बार बार हो रही है उसको हम मोड बोलते हैं। और इसका फिर ज़रूरत क्यों पड़ा, तो इसका आप सिंपल सा आंसर मैंने बताया भी था पहले कि जो चीज़ें मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यूएबल हो, जैसे मोस्ट पॉपुलर आइटम जैसे पूछा जाए, जैसे कोई कंपनी है तो वो कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट निकालते हैं। अब उसमें से उनको पता करना है लास्ट के ईयर में, फाइनेंशियल ईयर जब लास्ट होता है उस टाइम पे उनको कैलकुलेशन करना है कि इस बार हमारा सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट क्या बिका, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट हमारा क्या इस बार गया। तो हम क्या देखेंगे कि उसमें क्या होगा, जब हमारे पास मोड, उस टाइम पे हम मोड निकालेंगे कि हाँ अच्छा इस टाइप के जो ये जो प्रोडक्ट था ये सबसे ज़्यादा बार बिका, तो हम डायरेक्ट बता देंगे वहाँ पे मोड निकाल के। समझ में आया। तो जैसे कोई टीवी प्रोग्रामिंग हो, आप जैसे जैसे आप सीरियल वगैरह देखते हैं ना, तो उसमें रेटिंग जो आता है वो ऐसे ही तो रेटिंग आता है ना। जैसे आप रामायण अभी देख रहे हैं तो रामायण सबसे ज़्यादा अभी रिकॉर्ड बनाया था कि वर्ल्ड में एक बार में सबसे 7 करोड़ या 9 करोड़ के करीब एक बार लोग देखे थे। ठीक, तो मतलब उस टाइम पे सारे लोग का क्या निकाला गया, मोड निकाला गया। तो उस टाइम पे सारे लोग का मोड क्या निकला कि उस टाइम पे उसी को वॉच कर रहे थे। ठीक है, तो डेट मीन्स वो उनका मोड हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से जो कस्टमर के डिमांड के हिसाब से, डिमांड के लिए कि आगे क्या डिमांड रहेगा, कंपनी वगैरह इसको मोड को फॉलो करते हैं। ठीक है, कि इस बार किस टाइप के कलर का व्हीकल्स ज़्यादा बिका, किस टाइप का डिजाइन का बाइक इस बार ज़्यादा बिका, तो उस हिसाब से फिर वो उस प्रोडक्शंस को बढ़ाएंगे। तो ये सब यूज लिया जाता है कंपनी में, मोड को भी निकालने में यूज लिया जाता है। जैसे और एग्जाम्पल लो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, दिमाग में आप सोचते रहो। ठीक है, मैं तो आपके आगे क्या है, पढ़ाना नहीं तो मैं इसी पे बताते रहूँगा। तो फिर जैसे मैं यूनिवर्सिटी का या स्कूल का देखते हो, गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट स्कूल का रेटिंग निकालता है, या कोई भी इंटरनेशनल संस्था जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो रेटिंग निकालता है कि इस बार इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में ये है ये है। ठीक है, तो वो भी क्या करता है, इसी चीज़ को, डाटा को कलेक्शन करके उस बार फिर वो रेटिंग करता है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा मीन क्या होगा, मोड क्या होगा और मीडियन क्या होगा। समझ में आया। चलिए, तो अब हम आज अभी जो नेक्स्ट पढ़ेंगे सॉरी, वो हम पढ़ेंगे मोड। वो हम क्या पढ़ेंगे, मोड। सो अब हम मोड को देखते हैं कि मोड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। जैसे मैंने ये लिया, कोई टेबल ले लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट का ना, ये मार्क्स का ले लिया हमने। चलिए, मार्क्स ले लिया, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट। 10 मार्क्स लाने वाले यदि 5 हैं, ये 20, 7 है, 30, 3 है, 40, 1 है, 60, 2 है। ठीक है, और 70, इस तरह से दे रखा है आपको टेबल। तो यदि आपको पूछे कि अब इसमें से बताइए मोड क्या है, इसका मोड क्या है, तो आप क्या लिखेंगे कि 5 मैक्सिमम बार कौन रिपीट हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है इसकी, किसकी है, 5 है, और वो किसका है, 10 का है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या लाए हैं, 10 मार्क्स लाए हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो मोड को देखकर यहाँ से ये बताया जा सकता है, इस टाइप के डाटा को बताया जा। तो क्या ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि एक ही टाइप के फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए। जैसे यहाँ पे 20 और ये 20 था, ये भी मान लो 5 हो जाता, तो ये भी 5 हो जाता, तो इस टाइप के सिचुएशंस को हम बोलते हैं मल्टी मॉडल। इस टाइप को क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी मॉडल। तो इसको ग्रुप डाटा कैन बी मल्टी मॉडल, तो हो सकता है कि जो डाटा, ग्रुप डाटा, वो कैन बी मल्टी मॉडल हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम जो हमारा जो सिलेबस है, यहाँ पे हम इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे कि ऐसा केस आपको नहीं दिया जाएगा जहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए। ओके, सो आपको सिर्फ सिंगल वाला दिया जाएगा, मोड सिंगल मोड ओनली। समझ में आया। चलिए, आपको एक एग्जांपल से बताते हैं, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं टफ, तो बस एक फॉर्मूला है सिंपल, आपको एग्जांपल बताते हैं कि द विकेट टेकन बाय द बॉलर इज इन 10 क्रिकेट। 10 वनडे मैच हुआ, वनडे मैच आप जानते होंगे, वनडे मैच
10 मैचेज हुआ, उसमें जो विकेट लिया गया वो इस प्रकार था कि इधर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ विकेट, और इधर लिखता हूँ नंबर ऑफ मैच। समझ में? तो ये जो आपको पहले तो देखो, आपको क्या देखना है, ध्यान रखना है कि यदि आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया गया है तो पहले आप उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया करो। मैं यहाँ पे अरेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको हो सकता है सफल्ड करके आपको वैल्यू मिल सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको 0 विकेट 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ मैचेज इनके हैं 1, इसका भी 1, इसका 3, इसका 2, इसका 1, इसका 1, इसका 1। तो आप इसमें इससे क्या समझे कि जो सेकेंड नंबर ऑफ जो विकेट्स है 2 है, वो कितने मैचों में लिया गया है? 3 लिया गया है। 3 मैचों में 2-2 विकेट लिया गया है। नंबर ऑफ, एक बॉलर था, मतलब कोई बॉलर है, उसके द्वारा 2 विकेट जो लेने वाला जो इनिंग है वो 3 मैचेज में है। तो डेट मीन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, इसका मोड क्या हो जाएगा? 2 विकेट सबसे ज़्यादा बार लिया गया है तो मोड हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा। समझ में आया? तो बॉलर का मोड क्या हो जाएगा? 2। बॉलर का मोड कितना हो गया? मोड ऑफ बॉलर इज इक्वल टू 2। समझ में आया? तो इस टाइप के प्रॉब्लम, ये तो काफ़ी इजी हो गया। अब आपका ग्रुप वाला आएगा, तो ग्रुप वाला आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसीज को लुक आउट करके फिर देखना होगा उसे। तो जब हम उसे लोकेट करेंगे तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे मॉडल क्लास। इसको हम क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। कि मतलब यदि आपका मान लो कि आपका ग्रुप वाला दे रखा है, ये तो आपको डिस्क्रीट वैल्यू दिया हुआ था, तब तो आप निकाल लिए। लेकिन यदि आपको ग्रुप वाला फॉर्म मिल गया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे फिर जैसे आ गया 20 से 30 आ गया, ठीक है, 20 से 30 वाला सबसे मैक्सिमम आ गया 4 आ गया आपका फ्रीक्वेंसी, और यही आपका मोड बन गया। तो आप इसमें से क्या, आप कैसे बताओगे? ये तो 20 से 30, ये तो रेंज आ गया। तो फिर हम इसे क्या करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख के उसको पहले मार्कआउट कर लेंगे, ठीक है। उसको फिर हम पहले चूज कर लेंगे कि हाँ भाई ये हमारा ग्रुप रेंज है, ठीक है, ग्रुप इंटरवल हमारा ये है, और इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। यहाँ ग्रुप क्लास बोलते थे, यहाँ पे हम मॉडल क्लास बोलेंगे। समझ में आया? अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, और इसके फॉर्मूला में जो क्या क्या यूज होगा वो चीज़ हम देखेंगे, और फिर हम इस पर क्वेश्चन आधारित क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, मोड इक्वल टू होता है, ये किसके लिए है? ग्रुप्ड के लिए। अनग्रुप्ड के लिए तो फिर आपको, डिस्क्रीट के लिए तो आप निकाल ही लोगे डायरेक्ट। ग्रुप्ड के लिए आएगा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 डिवाइड इंटू H। ये आपको ध्यान रखना है, ये 2 है माइनस F2। समझ में? अब इतना समझ में आया आपको? अब ये आपको यहाँ पे, जहाँ की मैं आपको लिख देता हूँ वेयर L इज लोअर लिमिट। आप लोअर लिमिट अपर लिमिट में बताया था पिछले क्लास में, एक क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट क्या होता है? जो सबसे कम वाला वैल्यू होता है, ठीक है। और लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। और H मैं बता देता हूँ, आप लिख लेना, आपके बुक में फॉर्मूला मिल भी जाएगा। H यहाँ पे क्लास इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। H हमारा यहाँ पे क्लास इंटरवल, और F1 जो होगा, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ दी मॉडल क्लास, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दी मॉडल क्लास, मतलब जो आपका जो मॉडल क्लास चूज किया उसका फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड, ओके, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी F1 हो जाएगा। F0 क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ दी क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब उससे पहले का जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो लेना है, और F2 हो जाएगा उसके बाद का सक्सीडिंग, ठीक। तो इसको एग्जांपल से देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए F1 F2 है क्या ये आखिर। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं आपको, कि एक फैमिली साइज है, ठीक है। मतलब आपको कोई काम दिया गया, आप मान लिया जाए टीचर हो, आपको घर का काम दिया, मतलब गणना करने के लिए काम दिया गया कि आप जाओ और देख कर आओ कि किस फैमिली में कितने फैमिली साइज हैं। तो 1 से 3 वाला रेंज में वो लिख कर लाया,
ठीक है, वो लिख के लाया कि 1 से 3, 3 से 5 वाला, फिर लिख के लाया 5 से 7 वाला, और 7 से 9 वाला, और 9 से 11 वाला, ऐसे लिख के आया फैमिली साइज। और नंबर ऑफ फैमिली क्या बताया कि नंबर ऑफ फैमिली जो है कि 1 से जो 3 है, 1 से लेकर 3 सदस्य हो सकते हैं, ऐसा फैमिली 7 है। ठीक है, और 3 से लेकर 8 हो सकते हैं, ऐसा फैमिली 8 है। समझ में आया? और 5 से लेकर 7 हैं, ऐसा फैमिली वाले 2 हैं, और ये 2 है, और ये 1 है। इस तरह से उसने लिख कर लाया। अब आपको इसमें क्या देखना है कि सबसे पहले तो हमें आपको मॉडल क्लास देखना है। तो मॉडल क्लास हमारा कहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कैसे लिखेंगे? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख लो कौन है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 वाला है, तो 3 और 5 आपका क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया। 3 5 आपका मॉडल क्लास हो गया। अब इसमें आपको लोअर लिमिट कौन है, 3 है, तो एल हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। एल हमारा 3 हो गया, समझ में आया? अब 3 हमारा मॉडल क्लास का मतलब एल हो गया हमारा। अब उसके बाद हमारा F1 क्या हो जाएगा? F1 हमने क्या पढ़ा था कि जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 8 है, तो F1 हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आया? अब F0 क्या पढ़ा था कि मॉडल क्लास का जो उससे पहले का फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास से पहले का फ्रीक्वेंसी कितना है, 7 है, तो F0 7 हो जाएगा। और F1 F2 जो लिया था वो आगे की फ्रीक्वेंसी लिया था, तो F2 हमने कितना ले लिया, 2। अब आपको सारा वैल्यू पता है, H तो आपको पता है H कितना है, H इक्वल टू 2 का गैप है, कितना का, 2 का क्लास इंटरवल है, तो H आपको 2 है, H आपका कितना है, 2 है। अब आप यहाँ से फॉर्मूला पुट करके फाइंड आउट कर लो, मोड इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल कितना है अपना, 3 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू F1 कितना है, 8, माइनस F0 कितना है, 7, माइनस F2 कितना है, 2, और इंटू H मतलब 2। ठीक है, अब इसको आप जब कैलकुलेट करना तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 7, मतलब 16 में से 9 करना माइनस करना है, तो 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा। ठीक है, नीचे 7 बचेगा, और ये हो जाएगा 3 प्लस 2/7, तो ये कितना हो जाएगा, 21, और प्लस 2, 23/2, 23/7, तो 7 ये 3.28, ऐसा 3.28 इसका मोड होगा, 3.28 इज द मोड ऑफ द डाटा। समझ में आया? तो देखो ये मोड अभी इसी के बीच में है, 3 से 5 के बीच में, डेट मीन्स हमारा आपका मोड क्या है, सही है, आंसर भी सही। तो आपका मीडियन निकालो या मोड निकालो, आपको आंसर भी क्रॉस चेक करना आना चाहिए, ताकि आप गलत निकाल रहे हो या सही निकाल रहे हो। समझ में आया? तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको इस पे मिल जाएंगे आपके। ये एक एक्सरसाइज है इस टाइप का। आप इसमें क्वेश्चन काफ़ी टफ नहीं है, मैंने यही फॉर्मूला यूज होगा आप इसका। लेकिन हाँ, कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन तो ईजी होता है, अरे इसको ऐसे कर देना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे वो भी गलत कर दोगे जाकर। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि ये तो ईजी होता है इसलिए इसको नहीं करना है, आपको करना है, इसको सारे के सारे वैल्यू निकालना है। ठीक है, तभी तो प्रैक्टिस होगा। अब हम आते हैं मीडियन पे, चलो मीडियन पढ़ते हैं। मीडियन पढ़ते हैं। मीडियन क्या होता है? तो देखो मीडियन जो ग्रुप डाटा के लिए निकालेंगे, ग्रुप डाटा, तो जब हमने क्या पढ़ा था कि इसकी ये सेंट्रल टेंडेंसी निकालता है, और कैसे निकालते हैं, बिल्कुल मिड वाला वैल्यू लेते हैं। तो जब आपका जो वैल्यू है वो डायरेक्ट यदि इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इस पर डिपेंड करता है कि n की संख्या कितना है। ठीक है, यदि नहीं दिया हुआ है, पहले असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं दिया हुआ, तो पहले आप असेंडिंग डिसेंडिंग में बनाओ उसको, फिर उसे सॉल्व करना। समझ में आया? तो चलिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है, यदि नंबर ऑफ जो n है, n हमारा जो नंबर है आपको ऑड मिला, इज ऑड। ठीक है, तो यदि ऑड मिलता है तो हम क्या करते हैं, ऑड मिलता है तो हम सिंपल n+1/2 कर देते हैं। जैसे आपको 1 2 3 4 5, ये देखो 5 है, तो 5 ऑड नंबर है, तो आप क्या करो, 5 + 1 डिवाइड बाई 2 डेट मीन्स 3, तो 3 आपका क्या आ गया, मीडियन आ गया। ठीक है, लेकिन यदि आपको इफ n इज इवन हो तो क्या करेंगे, तो फिर हम एवरेज लेंगे, किसका एवरेज लेंगे, तो इसका पहले हाफ, उसके बाद n/2th टर्म ऐसे समझना, प्लस n/2 + 1th टर्म,
इसका एवरेज लेना है। ठीक, जैसे मैं इसी में एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 2 4 6, 2 4 6 8 और 10 और 12 ऐसे ले लिया हमने। ठीक है, अब आपको नंबर कितने इसमें दिख रहे हैं? 6 दिख रहे हैं। तो 6 दिख रहे हैं तो अब आपको क्या करना है? हाफ अपॉन n अपॉन 2। तो 6 अपॉन 2 का मतलब थर्ड टर्म, 6 अपॉन 2 का मतलब थर्ड टर्म, n अपॉन 2 मतलब n अपॉन 6, तो ये थर्ड टर्म हो जाएगा। और प्लस n अपॉन 2 प्लस 1, तो मतलब थर्ड 1 3 प्लस 1 मतलब फोर्थ टर्म। ठीक है, तो थर्ड टर्म कितना है? 6 और फोर्थ टर्म कितना है? 8 और इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 2। तो 8 से 14 मतलब 7 हो जाएगा। तो आप इतना यदि आपको डायरेक्ट भी समझना हो तो क्या करना है कि भाई जैसे हमने देखा यहाँ पे टोटल की टोटल संख्या इवन है, तो बीच का जो 2 मिड वैल्यू होता है इसको लेके और इनका एवरेज कर दो, सम प्लस 2, सम करके डिवाइड बाई 2। लेकिन आपको एग्जामिनेशन में ऐसे पूरा लिखना है। समझ में आया? तो इस तरह से हम मीडियन का 2 फॉर्मूले होते हैं इसको निकालने का। लेकिन इसके टेबल के लिखने के तरीके, जैसे ग्रुप वाला जब आएगा मतलब रेंज वाला, तो उसके लिखने के तरीके थोड़ा सा डिफरेंट हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम उस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, सो अब देखिए आपको इसमें यूज आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि मार्क्स ऑब्टेन्ड, इधर मैं लिख देता हूँ मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर लिख दिया मैंने। सो देखो 20 मार्क्स जो लाने वाले वो स्टूडेंट हैं वो 6 हैं, और 29 मार्क्स लाने वाले जो स्टूडेंट हैं वो 28 हैं, और 28 मार्क्स लाने वाले 24 हैं, और 33 मार्क्स लाने वाले 15 हैं, और 42 मार्क्स लाने वाले 42 मार्क्स लाने वाले 2 हैं, और 38 मार्क्स लाने वाले 4 हैं, और 43 मार्क्स लाने वाले 1 हैं, एंड 25 मार्क्स लाने वाले 20 हैं। इस तरह से आपको दिया गया है। अब पूछा गया है कि अब आप इसका मीडियन बताइए। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहले तो इसको आपको अरेंज करना है। किस फॉर्म में? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसको आप पहले फॉर्मेट में लिखोगे ऐसे, 20 के बाद क्या आएगा? 20 के बाद फिर 25 20 25 28 29 29 के बाद फिर 29 के बाद फिर 33 33 के बाद 38, फिर 42 एंड नेक्स्ट इन 43। ये आप लिख लोगे। इसके बाद फिर आप इसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी फिर लिख देना है इसका। तो ये आ जाएगा 6, ये 20, ये 24, ये 29 कितना था? 28 बार 28, फिर 15 और 38 कितना था? 38 था 4 बार, और ये 42 2 और ये 1। इस तरह से आप लिख लोगे। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन था, इसको ऐसे लिख लिया हमने। अब ये आपको कितना है? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब ये फ्रीक्वेंसी, यही तो हमारा फ्रीक्वेंसी है ना। ये तो फ्रीक्वेंसी है कि 6 लड़के हैं, मतलब 20 नंबर लाने वाले 6 लड़के हैं, मतलब 20 नंबर जो है रिपीट हो रहा है, तो 20 की फ्रीक्वेंसी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 है टोटल। जब इसको करोगे तो ये 100 हो जाएगा। समझ में? अब आपको पूछ लिया जाए यहाँ से कि बताओ इसका मीडियन वो क्या है, मीडियन क्या है, तो आप कैसे निकालोगे? तो n आपका क्या है यहाँ पे? n इज अ इवन नंबर, n इज इवन नंबर, दिस इज द n इज अ इवन नंबर। सो व्हाट कैन डू? सो वी कैन डू n। अब इसके टर्म्स कितने हो जाएंगे? तो हम कैसे निकालते हैं? जैसे 100 आ गया तो इसका क्या हो जाएगा? मतलब 50th, मतलब ये हो जाएगा हाफ, और n/2 मतलब 50th प्लस, और इसके बाद एक प्लस एक ज़्यादा तो मतलब 51। ठीक है, तो फर्स्ट, ठीक, 51। तो ये आ गया आपका मतलब अब आपको पता करना है कि 50th टर्म कौन है और 51 टर्म कौन है। 50th टर्म कौन है और 51 टर्म कौन सा है, ये आपको पता करना है। तो आप यहाँ से बताओ 50 टर्म कहाँ है? आप बताओ, सोचो कहाँ है 50 टर्म? कहाँ दिख रहा है आपको? अब देखो 50 टर्म आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना,
तो अब इसीलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसीलिए अब आपको लिखना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। क्या? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहीं पे बताता हूँ, एक सेकेंड मैं पेज ले आता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको यहीं पे बताऊँगा, क्योंकि इधर लिखूँगा फिर बार बार आपको देखने में दिक्कत हो। सो चलिए देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं। तो ये आपका डाटा था, यही मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ। इसको बोलते हैं CF, मतलब इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को तो आवृत्ति बोलते हैं, और क्यूमुलेटिव को हिंदी में बोलते हैं संचय आवृत्ति। यस, संचय आवृत्ति बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से लिखाता है ताकि मतलब वो जो है ना नेक्स्ट वाला उसमें कवर हो जाए। और कैसे लिखेंगे, तो देखो 6 की फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव कितना होगा, 6 ही होगा, मतलब 20 का क्यूमुलेटिव कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि इससे पहले कोई डाटा नहीं है। लेकिन जब मैं 25 का लिखूंगा तो लिखूंगा कैसे, दिस वन, मतलब दिस वन प्लस दिस वन, दिस वन प्लस दिस वन, ऐसे चलते जाता है। तो दिस वन प्लस दिस वन कितना हो जाएगा, 26। अब ये 26 का मतलब क्या है, 26 का मतलब ये है कि 0, मतलब जो यहाँ 20 का मतलब तो ये था कि भाई 20 मार्क्स लाने वाले 6 हैं। लेकिन अब जो अब इसको पढ़ेंगे ना, जब अब इसको पढ़ेंगे तो ये लिखेंगे अप टू 25, अप टू 25 पढ़ेंगे ऐसे। अप टू 25 तक कितने बच्चे हैं, अप टू 25 मार्क्स लाने वाले कितने हो गए, 26 हो गए। ऑब्वियस सी बात है, आप ये सोचो कि 20 नंबर लाने वाले 6 बच्चे हैं और 25 मार्क्स लाने वाले 20 बच्चे हैं। तो यदि मैं इसको समराइज कर दूं, मैं पूछूं कि बताइए कि 20 अप टू 25 नंबर तक लाने वाले बच्चे कितने हो जाएंगे, तो 26 हो जाएंगे। समझ में आया? तो यदि मैं पूछूं, अब आपको ये नहीं पूछूं कि बताइए 28 मार्क्स लाने वाले कितने हैं, मैं ऐसे पूछूं अप टू 28 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं। अप टू, मैं जोड़ दिया अप टू 28 मार्क्स, मतलब अब उसमें 20 भी आएगा, 25 भी आएगा। समझ में आया? तो और यदि कोई और बच्चा इसमें वैल्यू नहीं दे रखा है तो वो भी काउंट होगा। समझ में आया? तो 28 तक अब कितने होंगे, अप टू 28 तक, तो क्या आ जाएगा, अब की बार इसका ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ऐड चलता है। तो ये कितना हो जाएगा इस बार, 26 30, मतलब 50 हो जाएगा। तो मतलब 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इसमें, इस 50 में से वो भी शामिल है जो 20 भी लाए हैं और 25 भी लाए हैं और जो 28 भी लाए हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? अब आपको इस तरह से पूछे कि बताइए अप टू 28 तक, 29 तक, तो इसमें 28 और जुड़ेगा, 28 जुड़ेगा तो ये 78 हो जाएगा। अब आपको पूछे अप टू 33, तो आप क्या लिखोगे, 93, क्योंकि 15 ऐड करेंगे इसमें, इस तरह से 15 ऐड करेंगे, इसको इस तरह से ऐड किया, इस तरह ऐड किया। अब 93 अप टू 38 तक करे तो आप 4 ऐड करोगे इसमें 93 में, तो ये हो जाएगा 97। और अप टू 42 तक तो फिर 2 और ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 99। और अप टू 43 पूछे तो आप एक और ऐड करेंगे तो 100। तो आपको लास्ट में देखो टोटल 100 आ गया ना। अब आपको सम करने की जरूरत भी नहीं है, टोटल 100 आ गया। तो डैट मीन्स यही है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जब भी आपको मीडियन में आपको पूछा जाएगा ना इसमें, तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा। ठीक है, यदि ग्रुप वाला पूछ रहा है तो। और यदि रिपीट नहीं कर रहा है तब तो फिर आप सिंपल जो अपना लॉजिक ये वाला फॉर्मूला है, ये n/2 वाला, इससे लगा के निकाल के बता दोगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो गया था कि नंबर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ गया। अब आप देखो, अब आप नेक्स्ट क्या करना था, अपन को किसका जरूरत था, अपन को वैल्यू किसका जरूरत था, 50th का और 51 का, मतलब 50वें वैल्यू और 51th वैल्यू। अब आप बताओ इसमें से कि आपको 50वां कहाँ दिख रहा है, 50 दिख रहा है आपको, और 50 पे कौन सा वैल्यू है, 50 पे वो कौन सा वैल्यू है बताइए। तो 50th बच्चे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो 50वां जो टर्म्स है, जो 50वां स्टूडेंट है, 50वें जो बच्चे हैं, वो कितना मार्क्स लाए हैं, 50, जो 50th स्टूडेंट है, 50वां पद वाला जो बच्चा है वो कितना लाया है, 28 मार्क्स लाया है। समझ में आया? 28 मार्क्स लाया है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हाफ, एक सेकेंड, हाफ प्लस 28, हाफ प्लस 28 प्लस। अब आपको पूछे कि 91 जो 51 वाला जो बच्चा था, 51th वाला, उसका कितना आया है, तो वो किस में आएगा बताओ। 50 से ऊपर, मतलब 50 से लेकर 50 से ऊपर, मतलब 51 52 53 54 55, इस तरह से 78 तक वो बच्चे कितने मार्क्स लाए हैं, 29 मार्क्स, क्योंकि 51 तो इसी के बीच में काउंट होगा ना।
अरे 51 तो इसी के बीच में है, क्यों? क्योंकि 28 का जो 29 का जो फ्रीक्वेंसी है वो 28 है। 29 मार्क्स लाने वाला का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है? 28 है। तो बच्चे 51 जो 51th बच्चे होगा ना, 51वां बच्चा और 52वां 53वां, ये सब जितने भी बच्चे होंगे इनके मार्क्स कितने आए होंगे? 51 और सॉरी 29। तो हम क्या लिखेंगे? 29। समझ में आया? और जब इनका ऐड करेंगे तो 28 और 56 57/2, 57/2 का मतलब 28.5, 28.5 आएगा। समझ में आया? 28 पॉइंट इसका 5 आया। तो मीडियन क्या आ गया इसका? तो मीडियन आएगा इसका, मीडियन इक्वल टू 28.5। और मीडियन आपको क्या बताता है कि जो मीडियन मार्क्स जो 28.5 आया, इससे ये इन्फॉर्मेशन आपको देगा कि 50% बच्चे जो है ना, 50% बच्चे वो तो 28.5 मार्क्स से कम आए हैं और 50% बच्चे जो हैं वो 28.5 मार्क्स से ज़्यादा लाए हैं। क्यों? क्योंकि मीडियन क्या बताता है? बिल्कुल सेंटर वाला वैल्यू बताता है, बिल्कुल सेंटर वाला वैल्यू बताता है। समझ में आया? बिल्कुल सेंटर वाला वैल्यू बताता है। तो इसका मतलब और मीडियन आया है आपका 28.5 मार्क्स, 28.5 मार्क्स आया है। तो इसका मतलब तो ये होगी जो आपके आधे बच्चे हैं वो इस तरफ हैं और आधे बच्चे इस तरफ हैं। ठीक है, तो 50% बच्चे जो हैं वो आपके 28.5% से कम लाए हैं। ठीक है, 50%, 25% नहीं, 25.8 मार्क्स से कम लाए हैं। और जो 50% बच्चे हैं वो 25.5 से ज़्यादा लाए हैं। तो ये मतलब होता है मीडियन का। समझ में आया? तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर लोगे। अब देखो, इस टेबल को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इसको इस तरह से भी तो लिखा जा सकता था कि इक्वल टू के फॉर्म में, लेस देन के फॉर्म में। समझ में आया? लेस देन के फॉर्म में। तो चलिए एक इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम बच्चों देखते हैं। तो चलिए हमें आपको एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये भी एग्जाम्पल मार्क्स का ही है। मार्क्स, और इस तरफ हम ले लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिख रहा है। चलिए हम आप डाटा लिख देते हैं इसमें। आपको डाटा गिवन है, हमें ये रेंज में दिया हुआ है 0 से 10 तक। जो कंटिन्यूस ये जो रेंज वाला है ना, इसका फॉर्मूला मैं अभी बताऊंगा। मैं अभी तो बस टेबल को इस तरह से लिखने का, किस तरह से लिखा जा सकता है वो मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। चलिए इतना का ही समझते हैं, पूरा कंप्लीट कर ही देता हूँ। 80, 80 से 90 और 90 से 100। ठीक है, ये आपको रेंज दे रखा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर आपको दे रखे हैं 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7, 8, ये दे रखा है। अब आप इसको मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मैं यदि आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 10, तो आप जवाब क्या दोगे? क्लियरली 5। मैं पूछूं हाउ मेनी, मतलब इसका मतलब ये हुआ ना 0 से 5 तक नंबर लाने वाले बच्चे 5 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं पूछूं कि कितने स्टूडेंट हैं जो मार्क्स जो ऑब्टेन किए वो लेस देन 10 किए हैं, तो लेस देन 10 वाले कितने हो जाएंगे? इसी में आ जाएंगे, तो 5 हैं। ये हम क्लियरली जवाब दें। मैं पूछूं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हैव स्कोर्ड लेस देन 20 मार्क्स, तो भी आप बता दोगे। कितना कितना बताइएगा आप? बताइए, क्या आप 3 बोल दीजिएगा या आप इसको थोड़ा दिमाग लगा के बताइएगा? बिल्कुल आप दिमाग लगा के बताएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ कि लेस देन 20 मार्क्स बताइए। तो लेस देन 20 मार्क्स में फिर 0 से 10 वाला भी तो वैल्यू आएगा। 0 से 10 वाला लेस देन 20 का मतलब तो 0 से 10, जो 0 से 19 तक का जितने भी आ जाएगा उतने सारे के सारे काउंट होंगे। तो 0 से 10 तक 5 है और 10 से लेकर 19 तक कितना है? 3 है। तो टोटल हम बताएंगे 8 है। तो इस टेबल को देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखा जा सकता है कि लेस देन 10। तो आपको टेबल इस तरह से भी मिल सकता है। समझ में आया?
इस तरह से भी आपको टेबल मिल सकता है। यदि लेस देन में मिले, यदि ऐसा टेबल मिलता है तो आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, और यदि ऐसा मिले तो आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो लेस देन 10, लेस देन 20, ठीक। मैं बार बार नहीं लिखूँ, मैं यहाँ पे लिखते रहता हूँ। लेस देन 30, लेस देन 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। सब लेस देन है, ये आप समझ के चलिए, ठीक है, सब लेस देन। अब मैं यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए क्या है, तो आप क्या बताओगे? लेस देन कितने हैं? 5 है। इसका क्या बताओगे आप? 8 बताओगे ना? अरे इसका 8 ही तो बताओगे। इसका कितना बताओगे आप? फिर आप क्या करोगे? आप 8 में से फिर ये 4 ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा। फिर आप, मैं पूछूं लेस देन 40, तो लेस देन 40 में तो देखो 40 से नीचे मतलब 0 से लेकर 39 तक, तो 39 तक तो आपका 30 तक तो इतना है, ठीक है। तो मतलब और यहाँ और कहाँ गया, सॉरी, ये है 40 वाला, और उसके बाद 3 और है, तो 3 और इसमें ऐड करोगे, क्योंकि 30 तक तो आपको निकाल ही लिया आपने, 12 है, ठीक है। और उसमें 3 ऐड और 3 और ऐड कर देंगे तो फिर ये हमारा लेस देन 40 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। फिर 3 उसमें और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। उसमें 4 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 7 ऐड करेंगे तो 22 और 7 29 हो जाएगा, ठीक है। फिर 38 हो जाएगा, और ये 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45, और ये 53। तो मतलब ये क्या हमने लिख लिया? ये तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो लिख लिया कि 5, फिर 5 3, फिर इसको ऐड करते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं ना क्यूमुलेटिव। मैं ईजीएस्ट तरीका बता रहा हूँ ऐसे लिखना है, ऐसे ऐसे मत करना है तो कन्फ्यूजन हो जाओगे। यहाँ जो लिखना उसके बाद क्रॉस ऐसे करते जाना है। 5 3 8, फिर 8 का लिख लिया, फिर 4 12, फिर 12 से 3 15, 15 से फिर 3 18, फिर 18 से 4 22, और 22 से फिर 7 29। तो इस तरह से आप ऐसे ऐसे अल्टरनेट में ऐसे ऐड करके लिखते जाना है, समझ में? तो आपको क्यूमुलेटिव नहीं मिल जाएगा। सो आप इसको इस तरह से भी हम लिख सकते थे। अब इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए लेस देन 70 कितना है, तो 29, लेस देन 80 कितना है, 38, लेस देन 40 कितना है, इतना। तो अब इसको, इस क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी जो क्यूमुलेटिव है, ये इसको इस टेबल को बोलते हैं लेस देन टाइप का। समझ में आया? तो वी कैन सिमिलरली राइट डाउन द टेबल इज इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू 0 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो चलिए आइए बच्चों, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, एक झलक कि उसको कैसे लिखा जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम एक झलक दिखाते हैं मोर देन लेस वाला, ठीक है। मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन और इक्वल टू 0 ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब मोर देन इक्वल टू 0 का मतलब आप बताइए यहाँ मैं क्या लिखूँ? मैं ये टेबल लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको मैं यहाँ पे आंकड़ा लिखते जाऊँगा। ये आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड है, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है। मोर देन और इक्वल टू 0 पूछ रहा हूँ मैं, मोर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितने बच्चे आ जाएंगे? 53। भैया आपके पास टोटल 53 बच्चे हैं, और आपको ये पूछा जा रहा है कि मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन और इक्वल टू, तो मोर देन मतलब या तो 0 या तो उससे ज़्यादा, 0 से ज़्यादा तो फिर पूरे मार्क्स हो सकते हैं 1 से लेके, फिर तो ये 1 से लेके 100 तक मार्क्स हो सकते हैं ना। 0 से जब ऊपर ही बोल दिया तो कितने हो सकते हैं? 100 मार्क्स तक, जितना फुल मार्क्स है। तो उसमें कितने बच्चे आ जाएंगे? 53 बच्चे आ जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि 0 से 100 तक लाने वाले 53 ही तो हैं, टोटल 53 है। मैं पूछूं, इस बार पूछा जाएगा आपको, मैं ऐसे लिख देता हूँ, मोर देन और इक्वल टू 10, तो कैसे बताओगे? अब कैसे बताएंगे बताओ? मोर देन और इक्वल टू 10, मोर देन और इक्वल टू 10, तो 10 से का बराबर और उससे ज़्यादा, तो 10 से बराबर और उससे ज़्यादा मतलब कि देखो 0 से 10 से बीच में कितना था? 0 से 10 से बीच में 5 था, 0 से 10 के बीच में 5 था ना भैया, 0 से 10 के बीच में 5 था। लेकिन आपको पूछ दिया है कि या तो 10 के बराबर या तो उससे ऊपर, ठीक है। तो टोटल आपका 53 है, उसमें से 5 माइनस कर दो, टोटल में से 5 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 10 से ऊपर ही तो बचेगा ना। तो चलिए टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल आपका 53 में से 5 जाएगा तो 48। इसी तरह से यदि पूछे, ये सेम नंबर चलेगा आपका, ठीक है, सेम ये रिपीट होगा, मैं यहाँ पे बार बार नहीं लिख रहा हूँ। तो ये पूछे 20, तो 20 का क्या करोगे? अब आपको 20 तक, देखो 20 तक आपका क्या था? 20 तक 10 से 20 तक 3 था, 0 से 10 तक 3 था, समझ में आया? तो अब इसको क्या करोगे आप? 48 में 3 माइनस कर दोगे तो उससे ऊपर का मिल जाएगा आपको,
समझ में आया? तो 48 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 45। तो यदि आपको पूछा जाए इसी तरह से कि बताइए 30 का मोर देन 30 या इक्वल टू 30, तो इसमें से माइनस कर देंगे कितना, फिर 3 माइनस कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे। तो आप इस तरह से इसको क्या कर दोगे, इसको आप इस कंप्लीट टेबल को कंप्लीट कर लेना। तो आपको मैं बस ये इतना समझाना चाहता था कि इस टाइप के टेबल भी लिखा जा सकता है। इस टाइप के टेबल को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन इक्वल टू टाइप। ठीक है, मोर देन इक्वल टू टाइप। सो अब हम आते हैं कि आपका सॉल्यूशन, आपको इसका जो सॉल्यूशन हमने एग्जांपल लिया था कि इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन कर देते हैं इसका। इसमें क्या है, सो इसका हम अब सॉल्यूशन कर देते हैं। तो देखो अब ये यहाँ पे तो जो क्यूमुलेटिव हमने निकाल तो लिया हमने, लेकिन यहाँ पे रेंज में दिया हुआ है। तो फिर इसको कैसे डील करेंगे, इसको कैसे पता करेंगे कि 50, यदि मैं आपको ज़रूरत पड़ गया 18th टर्म का, तो 18th टर्म कैसे पता करोगे? तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वही सेम कि इसके लिए हम एक फार्मूला देखते हैं। मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि इसमें देखो पहले अपन को क्या करना है, n/2 करना है, जितना टोटल नंबर है उसमें से 2 करना है, हाफ मतलब 2 से डिवाइड करना है। तो और जो वैल्यू आएगा ना उसको ये चेक करना है कि उसके नियरेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, क्या उससे ग्रेटर है, तो ठीक है। तो मैं देखते हैं, हम यहाँ से देखो 53/2, तो 53/2 कितना हो जाएगा 26.5, 26.5 होगा ना, 26 गुना 52 26.5। ओके, अब 26.5 इस नंबर ऑफ स्टूडेंट में 26.5 कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा, 29 के बीच में आएगा। तो क्या इसका जो हमने 26.5 लिया उससे क्या जो ग्रेटर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 29, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी कितनी है 29। तो जो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी होता है ना, और उसके समानांतर में जो भी वो वैल्यू होता है, जो क्लास दिया रहता है, उसको हम बोलते हैं मीडियन क्लास। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीडियन क्लास। जैसे हमने वहाँ पे मोड क्लास पढ़ा था ना, ऐसे यहाँ पे मीडियन क्लास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि n/2 करो, n/2 का जो वैल्यू आ रहा है उससे ग्रेटर वाले जो फ्रीक्वेंसी है उसका रेंज क्या है, उसका क्लास क्या है, उसी को हम बोलते हैं मीडियन क्लास। तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 से 70 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। समझ में आया? तो ये होता है मीडियन क्लास को चूज करना। अब इसके बाद आप फॉर्मूला पढ़िए इसको और ध्यान रखिए, इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो मीडियन का फॉर्मूला पढ़ेंगे L प्लस n/2 माइनस CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय F इंटू H। समझ में आया बच्चों? H और H क्या है, हमें क्लास इंटरवल, कितना का इंटरवल है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि, और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे मैं अभी सॉल्यूशन कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, मीडियन हो गया। अब आपको L क्या है, यहाँ पे L वही L हमारा उसमें क्या था, लोअर लिमिट मीडियन क्लास का, तो लोअर लिमिट हो जाएगा, ये लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल कितना है, ठीक है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और CF क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन, मतलब जो आपका जो है, ये जो वैल्यू है जो आपने ऑब्जर्वेशन से निकाला है उसके प्रीसीडिंग, ठीक है, वो वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और F का है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी इसका, ठीक है। और H हमारा क्लास साइज हो गया। तो चलिए n/2 हमारा कितना आ गया 26/5। तो हम मीडियन का फॉर्मूला रख देते हैं, मीडियन इक्वल टू L कितना है, लोअर लिमिट कितना है इसका 60 है, लोअर लिमिट इसका कितना है 60 है, प्लस n/2 कितना है 26.5 माइनस, और इसके जस्ट प्रीसीडिंग मतलब जो आपका वैल्यू आया था उसके जस्ट पीछे वाला फ्रीक्वेंसी कितना है 22, और डिवाइड बाय उसके बाद डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है टोटल, F हमने क्या बताया था यहाँ पे, F बताया था फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास हमारा 7 है, 7, और इंटू H कितना है अपना, H 10 है, 0 से ये 10 है, H 10 है अपना, तो 10 लिख दिया। अब इसका आप कैलकुलेशन कर लोगे, ये 26.5 में से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
सॉरी 60 प्लस ये हो जाएगा 42, 4.5 में 10 से मल्टीपल करो तो ये 45 हो जाएगा, 45/7, और 45/7 वैल्यू कितना देगा आपको, 749, 7 छक 42, 6 पॉइंट समथिंग देगा, तो ये आ जाएगा 66 पॉइंट समथिंग। आप इसको फाइंड आउट करना, 66 पॉइंट, फिर ये आ जाएगा कितना आएगा, 3 आएगा तो 4 बार में जाएगा, 3 इसका रिमाइंडर आएगा ना, 4 बार में जाएगा, 7 चौक 28, तो मतलब 66.4 आएगा इसका। तो इसका 66.4 का मतलब इसका क्या हुआ कि ये 66.4 जो वो मार्क्स है कि इससे जो 50% आपके बच्चे हैं वो इससे कम लाए हैं, 50% बच्चे इससे ज़्यादा लाए हैं, ये हमारा मीडियन बताता है। समझ में आया? अरे समझ में आया नहीं आया बोल दो, अरे आ गया होगा समझ में। चलो अब आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको खूब मिलेंगे, आप इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी और क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस पे, ठीक है, जो हमें इम्पोर्टेंट लगेगा। एक और मैं क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, जैसे मैंने अभी तक तो आपको ये कराया है। जैसे मैंने ले लिया ये वैल्यू, मैं एक सिंपल वैल्यू कोई क्वेश्चन कराता हूँ कि मैं एक्स आई ले लिया और एफ आई ले लिया, इसका आप सॉल्यूशन करो साथ के साथ, और ये 3 ले लिया, ये 6 ले लिया, ये 6, ये 9, ये 12, ये 13, ये 15, ये 21, ये 22, इस तरह ले लिया। इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दिया 3 4 5 2 4 5 4 3, ये ले लिया, ठीक है। अब आपको इसका पूछा गया है कि बताइए इसका मीडियन क्या होगा, तो मीडियन के लिए हम क्या लिखेंगे, CF लिखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं, 3 का जो मार्क्स है, ये कोई मार्क्स मान लेते हैं, तो इसका तो 3 ही होगा। जब 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ऐसे ऐड होता है। फिर जब 9 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब 12 लेंगे तो फिर 14 हो जाएगा। जब 13 लेंगे तो 18 हो जाएगा, और 15 लेंगे तो 18 और 5 23 हो जाएगा, और 21 जब लेंगे तो 23 से 27 हो जाएगा, और 22 जब लेंगे तो ये 30 हो जाएगा। समझ में? तो हमारे पास मतलब n कितना आ गया, हमारा 30 आ गया n। अब आपको मीडियन पूछा है, तो मीडियन का फॉर्मूला आप अभी तो इसमें तो क्या है, रेंज वाला है नहीं, तो वो ये सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे, मीडियन इक्वल टू हाफ n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, यही है, ठीक है। तो हाफ और n/2th टर्म का मतलब 15वां टर्म हो गया, मतलब 30/2 मतलब 15, और प्लस ये हो जाएगा 16 टर्म। अब बताओ इसमें से देख के बताओ 15वां टर्म कौन सा है। तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसीलिए लिखा जाता है कि 14 तक आपको कितना दिया गया है भैया, 14 तक तो 12 बताया गया ना, कि 14 स्टूडेंट तक तो ये 12 मार्क्स लाने वाले, 12 मार्क्स तक लाने, अप टू 12 मार्क्स तक लाने वाले कितना है, इसको ऐसे पढ़ते हैं अप टू। जब भी क्यूमुलेटिव लिख देते हैं ना, तो उसको ऐसे पढ़ा जाता है कि अप टू 12 तक कितने हैं, 14। तो अप टू 12 तक 14 है, लेकिन उससे जैसे ही 15वां नंबर आएगा, तो 15वां आएगा, 13वां आएगा, 14वां 15 16 17 जो आएगा वो किस में आएगा बताइए, वो 13 आएगा। क्यों भैया, क्योंकि अरे जब ऐसे इसको लिखोगे ना, तो ऐसे ही लिखा जाएगा ना। जब इसको आप लिखोगे, मैं इसको एक बार ओपन करके समझा देता हूँ ताकि किसी को क्लियरली नहीं हो तो उसको लिखा, जैसे मैं 3 आपको 3 बार है तो ऐसे लिखोगे ना, 3 3 3। 6 आपका 4 बार है तो कैसे लिखोगे, 6 6 6 6। 9 आपका 5 बार है तो 9 9 9 9 9। 12 आपका 2 बार है तो 12 और 12, और फिर 13 आपका 4 बार है तो 13 13 13 और 13। अब आप गिनो तो 3 और 3 4 3 7 7 और 5 12, 12 और 2 14, तो 15वां टर्म कौन आ रहा है, 13 ही तो आ रहा है। तो मतलब कि 15 16 17 18 जो टर्म होगा वो 13 ही होगा, वो कितना रहेगा, 13 ही रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो 15 16 17 18, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, फिर 15 कितने बार है, 5 बार है तो 15 15 15, तो मतलब 18 19 से लेकर 23 तक 15 ही चलेगा। इसको आप इस तरह से समझना, ठीक है। तो हाफ 15वां टर्म कितना हो जाएगा, 15वां टर्म हमारा 13 है, और 16वां टर्म भी कितना होगा, 13 ही होगा, तो कितना हो गया 26, 26 का मतलब 13, तो मतलब 13 इसका क्या हो गया, 13 इसका मीडियन हो गया, 13 इसका मीडियन हो गया। तो चलिए ये भी सिंपल क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि हम इसे वैल्यू कैसे लेना है, ये टर्म्स कैसे लेना है, समझ में आया। तो अब आप फॉर्मूला इसका है, मीडियन हमने बता दिया, मोड बता दिया, तो अब आपका एक बचा है और इसका यूज भी बता दिए। तो जब इन तीनों का समराइज करके जब आपको कभी ऐसा एग्जांपल मिले कि आपको मीडियन दे दिया जाए, मोड दिया जाए, मीन पूछ लिया जाए, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप कि 3 मीडियन
इक्वल टू होता है मोड प्लस 2 मीन, ठीक है, ये होता है इनका फॉर्मूला। 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ओके, सो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी अब एक और छोटा सा टॉपिक बचा है आपका, ग्राफ कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफ पे उसको। सो आइए प्यारे बच्चों, अब हम सीखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना बाकी रह जाएगा, ताकि जब तक आप इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे। समझ में आया? सो हम अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफडी, एफसी लिख देते हैं, या ऐसा लिखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, CFD। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपको लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। तो इसको मैं एक आपको एग्जांपल से समझाते हैं। एग्जांपल लेके अपन इसमें समझेंगे कि एग्जांपल कहना क्या चाह रहा है। तो चलिए एग्जांपल आपको एक ले लेते हैं हम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्रॉ द क्यूमुलेटिव ग्राफ ऑन XY एक्सिस। सो ये क्वेश्चन अभी आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, मैं वो उस एग्जांपल से समझा देता हूँ जो मैंने एग्जांपल पहले मीडियन में आपको समझाया था, ताकि आपको इजी समझने में भी इजी हो, आपको पता लगे कि आखिर है इसमें क्या। ओके, तो ये हमने आपको क्वेश्चन कराया था, इसमें लेस देन और मोर देन वाला भी हमने लिखा था। ठीक है, तो अब इसको मैं यहाँ पे कोई पेज लेता हूँ, उस पर समझा देता हूँ आपको। सो आइए अब हमने पेज, इस पे आपको समझा देते हैं, यहाँ से डाटा दिखा देंगे आपको, और इसी पे हम आपको ग्राफिकल मेथड समझा देते हैं। अब देखो, ग्राफ जो होता है ना, वो वर्ड से ज़्यादा अच्छा लगता है हमें पिक्चर। आपको इतना तो आप बात मानते हो कि कोई चीज़ यदि पिक्चर के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो ग्राफ से, वर्ड से ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आवाज़ जा रहा होगा? अच्छा, देखो, जब आप, जैसे मैं आपसे पूछूं कि जैसे इंडिया का इस मतलब 10 साल के बाद जो जनसंख्या होता है, मतलब वो काउंटिंग किया जाता है, तो उसमें यदि ईयर वाइज यहाँ लिखा हुआ है, ग्राफ पे लिखा हुआ है, तो अपन देख के डायरेक्ट ग्राफ से बता देते हैं। वही यदि वर्ड्स में, आंकड़ा में लिखा जाए तो उसको थोड़ा सा मतलब रिप्रेजेंट करना ज़्यादा बेटर नहीं होगा। सो हम ग्राफ में ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है। समझ में? ग्राफ पे हम एक एक पॉइंट को भी लिख सकते हैं। सो चलिए हम इसको ग्राफिकल मेथड से समझते हैं कि ग्राफिकल मेथड को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को हम कैसे ग्राफ पे कर सकते हैं। तो देखो, ये आपका क्वेश्चन था कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दिस वन, एंड ये रेंज था, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। फिर हमने क्यूमुलेटिव यहाँ पे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दिए थे ये, और ये हमारा लेस देन टाइप का था, ये हमारा लेस देन टाइप था। समझ में आया? ये हमारा क्या था? लेस देन टाइप था। अब इसके बाद ये हमारा मोर देन टाइप था। तो जब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इस एक तरफ तो हम क्या लेते हैं, ये ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा हमें, तो हम इस तरह से एक्सिस लेते हैं, ये एक्स और ये वाई। ओके, सो यहाँ पे अब अपना रेंज कितना है? रेंज है 10, 20, 10 से 0 से 10, 10 से 20। तो हम सिर्फ अपर लिमिट लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपर लिमिट इसमें काउंट हो जाएगी, क्योंकि ये क्या होता है? 0 होता है, ये 0, 0। तो यहाँ हम 10 लिख देंगे, तो ये 0 से 10 हो गया ना ये रेंज। ये यहाँ 20 लिख देंगे, ये 30 लिखा जाएगा, ये 40, ये 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, यहाँ तक ले लिया हमने, 100 तक, सॉरी, ये 100 तक हमने ले लिया। ठीक है, ये हमने रेंज ले लिया। अब इस तरफ हम क्या इधर तो हम लिखते हैं क्या? अपर लिमिट। इधर हम लिखते हैं अपर लिमिट। ठीक है, इधर लिखते हैं अपर लिमिट, और इधर लिखते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। इधर लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस। अब इधर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है, तो इसको भी हम किस फॉर्म में लिखेंगे? ऐसे नहीं कि जो हमारा लिखा हुआ है, इसको भी ऐसी इसी रेंज में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, क्योंकि 53 लास्ट 53 है तो हमने 60 ले लिया। अब आप इस चीज़ को ग्राफ पे लोगे, ठीक है,
आप इसको ग्राफ पे लोगे। तो जब हम लेस देन वाला लिख रहे हैं तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या क्या बन रहा है? अरे कोऑर्डिनेट तो चाहिए ना हमें, कोऑर्डिनेट तो हमें चाहिए। तो हमारा कोऑर्डिनेट बन रहा है, देखो जब हम ले रहे हैं तो ये लिमिट कितना है आपका, अपर लिमिट कितना है 10, और लेस देन वाला जब लिख रहे हैं तो 10 और ये क्या बन रहा है 5, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 5। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा आपका 20 और 8। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 30 और 12, ठीक है। चौथा कितना बनेगा 40 और 15। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट लिख लोगे, और जब एक बार कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो फिर तो आप इसे रिप्रेजेंट कर दोगे। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है इस टाइप के। तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे और पॉइंट को फिर फ्री हैंड से मिला देंगे। तो देखो 10 पे 5 है, मतलब 10 यदि हमारा x है, x हमारा 10 है तो ये 5 है, मतलब यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट। जब 20 है तो 8 है 20 है तो 8 है, मतलब ये इससे जस्ट ऊपर, ये 20 और 8। जब 30 है तो 12 है, तो 30 से 12 मतलब ये ऊपर ये जाएगा, ये 12 है, तो 30 और इसको स्केल रख के यहाँ पे पैरेलली इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये आपका, और फिर जब 40 है तो 15 है, 40 पे 15 है तो मतलब इसके जस्ट ये मिड में आएगा। तो आप इसको ग्राफ पे एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करना। तो जब इसको फिर फ्री हैंड से आप मिला दोगे तो ये इस तरह से ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, लेस देन वाला ग्राफ हो जाएगा। ये हो जाएगा लेस देन वाला ग्राफ, लेस देन वाला। जब हम लिखे थे कि लेस देन 10, लेस देन 20, इस टाइप वाला ये हो जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव CUMULATIV, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। और इसे एक और नाम दिया जाता है, जो आपको इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ओजिव, OGIV, ओगिव नहीं, ओजिव, इसका OGGV होता है, ओजिव, ठीक है, ओजिव होता है ये। तो इसको हम मतलब ऐसा वर्ड आ जाए इसलिए मैंने बता दिया कि आपको एग्जाम्पल में आ जाए, एग्जामिनेशन में आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओजिव। इसी तरह से आप क्या ग्रेटर देन वाला नहीं बना सकते हैं? यदि ग्रेटर देन वाला आपको पूछा जाए तो आप इसको ग्रेटर देन वाला भी बना सकते हो। मोर देन वाला मतलब ये मोर देन इक्वल टू 0 कितना आया था 53, मोर देन इक्वल टू 10 48, मोर देन इक्वल टू 45। तो यहाँ भी एक कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको। क्या कोऑर्डिनेट मिलेगा देखो, तो एक मिलेगा आपको ये इसको तो हमें रखना है वाई एक्सिस पे, तो ये आएगा आपका 0, एक कोऑर्डिनेट आएगा 0 53, दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा क्या 10 48, ओके, और नेक्स्ट आएगा 20 45। तो इस तरह से इसका भी कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और जब इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा फिर आप इसको लिखोगे, जब इस पे ग्राफ पे बनाओगे तो फिर से यहाँ पे क्या करोगे, ये 10 20 30 40 50 इस तरह से 100 तक लिखोगे। इधर लिखोगे 10 20 30 40 50 एंड 60, ये लिखो 60। तो जब आप देखो, मैं यहाँ पे रफ बता रहा हूँ, आप इसको करेक्ट तरीके से ग्राफ पे करना, समझाना यहाँ ज़रूरी है। तो जब आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो ये आपका 0 और 53 है। तो 0 53 मतलब तो 0 तो यही रहेगा, x तो हमारा 0 ही है, 53 यहाँ कहीं आएगा, तो मतलब ये ग्राफ है। मतलब ग्राफ अब यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरफ आएगा। फिर जब आप 10 ले रहे हैं तो 48 है, 10 ले रहे हैं तो 48 है, मतलब यहाँ आ रहा होगा, ये रहा 48। जब हम 20 लिए तो 45 आया, तो मतलब ये आया, मतलब 45 मतलब यहाँ इसके नीचे आएगा, ये 20 45। तो इस तरह से ये ग्राफ इसके फ्री हैंड से ऐसे मिलाओगे तो ये ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोर देन ओजिव, ठीक है। सो इस तरह से दो सेट आपको मिल जाएगा किसका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो क्या यहाँ से हम यहाँ से मीडियन निकाल सकते हैं क्या हम यहाँ से मीडियन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल आप मीडियन निकाल सकते हो। कैसे? तो देखो यहाँ पे आपका क्या आया था, यहाँ पे आपने n का वैल्यू, n अपना कितना आया था 26.5 आया था ना, n 26.5 आया था 26.5। और जब आप 26.5 को इसमें लोकेट करोगे,
क्योंकि आपका टोटल नंबर कितना था 53, उसमें 2 से डिवाइड करना तो 26.5। तो जब आप यहाँ से 26, ये 20 है और ये 26.5 मतलब यहाँ से कहीं लोकेट करोगे तो ये जब यहाँ से स्केल रख के बिल्कुल यहाँ से आगे की ओर चलाओगे तो ये कहीं 66 पे ही कट करेगा। आपको ये आंसर 66 अपना आंसर आया था ना 66.4, तो यहाँ से आपको ये 66.4 मिल जाएगा। जब यहाँ से 26 पॉइंट ग्राफ पे रख के बिल्कुल सीधा स्केल यहाँ पे मार्क करोगे तो आपको मिल जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से आपको यहाँ से मीडियन भी निकाला जा सकता है ग्राफ से। तो ग्राफ इज़ अ वेरी इसेंशियल। और हाँ, यहाँ से भी सॉल्यूशन मिल सकता है कि जब आप इन दोनों ग्राफ को एक ही पे बना दो और जहाँ पे कट करेगा वो भी हमारा क्या नहीं था, हमने पढ़ा था सॉल्यूशन होता है। तो जब 2 ग्राफ को यहाँ पे आप जब बनाओगे तो यहाँ ऐसे कट करेगा, ये इसको भी यहाँ अगर बनाओगे तो ये कट करेगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि वो हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस पे 2-3 एग्जाम्पल आपको दिया हुआ एक्सरसाइज में आप इसका सॉल्यूशन करेंगे और फिर मैं एक क्वेश्चन और इस पे करा दूंगा, ताकि मैंने तो बस ये एग्जाम्पल समझाने के लिए ले लिया और इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस इतना ही है। यदि आपको ग्राफ बनाना हो तो आप इजीली बना सकते हो, प्लॉट कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। सो चलिए हम इस सेशन को अब एंड करते हैं। अब बस इसमें आपको क्वेश्चन कराना बाकी रह गया है, स्टैटिक्स हमारा फिर ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आगे ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।